हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। देखिए, आप लोग के डिमांड पे अब मैं अपने चैनल पे फिजिक्स का कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स का मतलब एकदम पूरा 11th से लेके 12th के का सभी चैप्टर को बारी बारी से एक प्रॉपर वे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और सबका वीडियो जो है मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा और आपको बस क्या करना है कि प्लेलिस्ट में जाइए, जो भी टॉपिक जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उस चैप्टर से रिलेटेड वहाँ पे प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे वीडियोज़ अवेलेबल होगा, वो सारा वीडियोज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पे, वो वेक्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे। देखो, वेक्टर पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज़ जान लेते हैं। पहले क्या, सपोज कि हम लोग जो वेक्टर पढ़ रहे हैं, वेक्टर और स्केलर दो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ है। वेक्टर और स्केलर एक्चुअली क्या है? दो फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाई कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है क्या। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है क्या? ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है क्या? देखो, वो वैसी क्वांटिटीज़ जो हमें इस यूनिवर्स में कोई भी जो इंसिडेंट हो रहा है उसे समझने में हेल्प करता है, उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, और जैसे इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इंसिडेंट अकरिंग इन दिस यूनिवर्स एंड और इन दिस फिजिकल वर्ल्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब वैसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो इस यूनिवर्स में और इस फिजिकल भौतिक दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही है उसे समझने में जो हमें हेल्प करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, डिफिनीशन आप लोग अपने तरीके से लिख लोगे। देखो, तो हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसे? जैसे टाइम हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ है। ठीक है, तो इस फिजिकल क्वांटिटीज़ का दो टाइप्स होता है। एक होता है वेक्टर, जिसे एज ए चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बट वेक्टर जो है ये फिजिकल क्वांटिटीज़ का पार्ट है, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? स्केलर क्वांटिटीज़। देखो इस समय ज़्यादा टाइम देने वाले नहीं है, क्योंकि आप लोग 10th तक पढ़ के आए हो ये सब चीज़, बस हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो वेक्टर क्या होता है? वैसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसे डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों का जरूरत हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो वेक्टर कौन कौन सा है हमारा? फोर्स है, एग्जाम्पल देख लो कुछ। फोर्स है, टॉर्क है, मोमेंटम है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, बहुत सारा जो है हमारा क्या है वेक्टर है। अब स्केलर क्या है? जैसे डिस्प्लेसमेंट है, बहुत सा डिस्प्लेसमेंट है, ये सब हमारा क्या है? वेक्टर है। और स्केलर में क्या आता है? डिस्टेंस, जिसे डिफाइन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड ही काफी है। डिस्टेंस, टाइम, हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब क्या है? हमारा स्केलर है, बहुत सारा है। ठीक है, बट ये चीज आप लोग 10th तक पढ़े हो, अप टू 10th। ठीक है, ये सारा डिफिनीशन। बट अब जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी तक तो इतना समझो आप, जब आगे पढ़ेंगे तो इस डिफिनीशन में सर्टेन करेक्शन होगा, वो आगे बताएंगे आपको। ठीक है, मतलब अब ये सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता जिस फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए वनली मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो स्केलर है। चलो ये ठीक है, बट वेक्टर में थोड़ा क्या होता है कि इसका एक अलग टाइप्स निकल के आता है, जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग। वो टाइप्स है टेंसर। ठीक है, जिसमें सब कुछ है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है, वो टेंसर है। ठीक है, तो वो उसका डिफिनीशन, फिर इस वेक्टर का जो है डिफिनीशन चेंज होता है, मतलब उसमें कुछ ऐड होता है, तो आगे बात करेंगे हम लोग। ये इतना तो आप लोग 10th तक पढ़ के आए हो। ठीक है, ये वेक्टर हो गया, वेक्टर स्केलर के बारे में बेसिक। अब चीजें देखो, अब थोड़ा क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हेडिंग दो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब आपको अगर किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करिएगा, ठीक है। देखिए, मान लो सपोज दैट आपके पास ए इज एनी वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है, बट कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये पता है कि ए इज एनी वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या करना है, इसके ऊपर जस्ट एरो लगा दीजिए, तो ये डायरेक्ट चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि हम वेक्टर हैं। ये देख के भी एक अंधा बच्चा ही बोलेगा, जिसको पता होगा कि अगर किसी के भी ऊपर एरो लग गया तो वो वेक्टर हो जाएगा, और एरो कुछ इस टाइप से लग गया तो ये बताएगा ए इज वेक्टर, ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ए इज अ वेक्टर। ये चिल्ला के बोला गया कि ये वेक्टर है। क्यों? कि उसको पता है कि अगर किसी भी क्वांटिटीज के ऊपर अगर इस तरह ऊपर एरो लगा होता है तो वो क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंटेशन है, आपको आना चाहिए, ठीक है। और किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इस टाइप से। अगर मान लो सी अगर कोई वेक्टर है तो क्या करेंगे, सी के ऊपर एरो लगा देंगे। अगर डी कोई वेक्टर है तो डी के ऊपर ऐसे एरो लगा देंगे तो वो वेक्टर हो जाएगा। मान लो आर कोई वेक्टर है तो आर के ऊपर ऐसे एरो लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर। तो ये जो ऊपर लगाए इसको क्या बोलते हैं, एरो, ठीक है, इसको बोलते हैं एरो। एरो का एक प्रॉपर हम लोग डिस्कशन करेंगे अलग से इसमें ही, ठीक है। तो अभी इतना समझ लो कि इसको एरो बोलते हैं। अगर किसी भी क्वांटिटीज के ऊपर ऐसे एरो लगा दिए तो हमारा क्या होता है, ये क्या बताता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आई थिंक आपको आ गया। ऐसे ही मान लो ए है, ए के ऊपर लगा दी थी, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। बी के ऊपर ऐसे लगा दिए तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सी के ऊपर लगा दिए तो ऐसे वेक्टर के रिप्रेजेंट करेगा। ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये स्मॉल लेटर है या कैपिटल लेटर है, ठीक है, बस उसके ऊपर एरो होना चाहिए। ये कंफ्यूजन कभी मत रखना कि स्मॉल है तो कुछ और हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल और कैपिटल से, बस एरो है उसके ऊपर, वो वेक्टर है। तो ये आपने माइंड में रखना। अगर ये एरो लग गया किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर ऐसे लगा हुआ है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेक्टर है। मतलब किसी भी लेटर के ऊपर किसी भी लेटर ए या किसी भी चीज़ टाइप का लेटर हो और उसके ऊपर एरो लगा हुआ है तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। बस वो लेटर स्मॉल हो कैपिटल हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बस आपको आना चाहिए, इसमें ज़्यादा कोई पीएचडी नहीं करना है अपने आप को, ठीक है। अब बात करते हैं कि चलो ये ए इज एन वेक्टर। अगर वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, तो फिर मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो मान लो ए इज वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो अगर सिर्फ ए ऐसे लिखा हुआ है दैट विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को। या ये डायरेक्ट इसको क्या करो, वेक्टर को उठाओ, ए वेक्टर को और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, ऐसे पिंजरा में बंद कर दो, तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अभी कुछ भी जो है वेक्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, बस छोटा छोटा पॉइंट बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ये भी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। ये दो तरीका है रिप्रेजेंट करने का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का। या तो सिर्फ लेटर रख दो, या तो उस वेक्टर को, कंप्लीट वेक्टर को एक ब्रैकेट में ले जाके बंद कर दो, ठीक है, इसको कैद कर दो इस ब्रैकेट के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। वो क्या बताएगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगा, ठीक है। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग कुछ चीज़ें, अब धीरे धीरे चीज़ें अब हम लोग वेक्टर के अंदर एंट्री करने वाले हैं। नाउ वी आर एट द एंट्री पॉइंट ऑफ द वेक्टर, ठीक है। इससे पहले हम लोग इंटर जब करेंगे, जो पढ़े हैं इंटर जो करेंगे उसके अंदर में क्या क्या चीज़ टर्मिनोलॉजी आएगा उसके बारे में पढ़े थे। क्या क्या चीज़ होगा, किधर खिड़की होगा, किधर खिड़की लगाना है, किधर दीवार लगाना है, किधर फोटो लगाना है, तो वो सब चीज़ अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब हम लोग इंटर करेंगे अंदर और कैसे लगाएंगे वो अब पढ़ेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ कि आप लोग को ये पता चल गया कि हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसके मैग्नीट्यूड को। तो देखो ये जो ऊपर क्या बात की थी हम लोग, ये एरो बात किए थे ना, ये एरो था, इसको क्या बोले थे, एरो। तो एरो का टू पॉइंट्स होता है, एक तो होता है क्या, टेल, पीछे वाला, इसको टेल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हेड। इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़, सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि देखो
मान लो ये क्या है, टेल है और ये हेड है, और ये एरो है तो इसका कोई लेंथ भी होगा, एरो का लेंथ भी होगा, ठीक है। मतलब ये क्या, ये जो है ये क्या है, एरो का लेंथ है कुछ, मान लेते हैं ये क्या है हमारा एल, ऐसे लेंथ है, दिस इज द लेंथ ऑफ एरो एल। ये क्यों लेंथ बता रहे हैं, देखिए एक्चुअली में क्या है कि आप लोग को क्या है कि ये यूज ज़्यादा नहीं आएगा, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत चीज़ें आपको आसान लगने लगेगा और समझ में आएगी कुछ चीज़ें, बट इसका यूज आपके जो सिलेबस में है कहीं नहीं होने वाली है, बट बस ये एक टर्मिनोलॉजी है और एक तरीका है। देखो मान लो कि दो लड़का ए और बी है, दोनों 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, किधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इधर की ओर जा रहा है मतलब इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, वी ए कंप्लीट, ऐसे हो गया। मतलब एरो बता रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है और वी ए इज 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, और ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है इधर की ओर, इस डायरेक्शन, ठीक है। दो लड़का है अलग अलग स्पीड के साथ इस डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड पता है ना स्केलर है, बट जब एरो लगा स्पीड में जब किसी भी क्वांटिटीज़ में जब हम लोग उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसके डायरेक्शन को भी डिफाइन करते हैं, बताते हैं, तो वो क्या हो जाता है वेक्टर। ठीक उसी तरह इस स्पीड का में किसी इस ऑब्जेक्ट और इस जो लड़का है यहाँ पे उसके स्पीड के साथ उसके डायरेक्शन को भी बता रहा है, तो मतलब ये कंप्लीट एक क्या बन रहा है वेक्टर। बट ये 10 मीटर और 5 मीटर सेकेंड क्या है, दैट इज द स्पीड, ठीक है। बट जब डायरेक्शन लग गया तो वो डायरेक्शन बता रहा है और वो हो जाएगा क्या, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जा रहा है दोनों इस डायरेक्शन में। देखो अब बात करते हैं हम, देखो तो ये क्या है कि ये एरो है, एक छोटा एरो से इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब ये क्या बताया हम लोग को कि दिस इज द, ये 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, इधर की ओर। अब ठीक उसके नीचे बी जो है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये कौन जा रहा था, ए जा रहा था, बी जो है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इसको कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होगा 10 मीटर। क्यों बताया है आप लोगों को यहाँ पे कि जो एरो का जो लेंथ होता है ना, किसी भी वेक्टर का जो एरो का लेंथ होता है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और ये इसको जो हम लोग जो वेक्टर का जो किसी वेक्टर का जो एरो का लेंथ होता है उसको हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो दो वेक्टर है ए एंड वी एंड वी, वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ वी, और दोनों का स्पीड अलग अलग है। और देखो एरो के लेंथ से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, कैसे, यहाँ पे क्या है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है तो एरो का लेंथ क्या है, छोटा है, और ये 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है तो ये इसका एरो का लेंथ जस्ट इसका क्या है, अप्रोक्सीमेट, इसका क्या है, डबल है, ठीक है, डबल है। तो हम लोग किसी भी वेक्टर के एरो के लेंथ से हम लोग बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड उसका कंपेयर कर सकते हैं। एब्सोल्यूट हम लोग मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते हैं, बट उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बहुत सारे जो वेक्टर गिवन होगा उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, किसका ज़्यादा है और किसका कम है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी हम लोग बताएं कि 10 मीटर पर सेकेंड है और इसका 5 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड, तो देखो जिसका 10 मीटर पर सेकेंड है उसका एरो का लेंथ ज़्यादा है, जिसका 5 मीटर पर सेकेंड है वो इससे कम है और हाफ है। तो इसका जो थ्योरी है वो क्या है कि जो लेंथ ऑफ एरो ऑफ एनी वेक्टर, लेंथ ऑफ एरो ऑफ एनी वेक्टर, एरो ऑफ एनी वेक्टर is directly proportional to magnitude of that vector, magnitude of that vector। मतलब जिस वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उस वेक्टर के एरो के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड उतना लंबा एरो का लेंथ, उतना ज़्यादा एरो का लेंथ। देख सकते हो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड से गया है इसलिए इसका क्या है, ज़्यादा है। 5 मीटर पर सेकेंड से गया इधर, कम है इसका एरो का लेंथ।
ये किसी भी वेक्टर, तो वेक्टर क्या हो सकता है, फोर्स होता है, टॉर्क हो सकता है, अपना फोर्स टॉर्क हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारा वेक्टर है। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रिप्रेजेंट नहीं, कंपेयर करने के लिए उसके एरो के लेंथ का हम लोग यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये कभी नहीं कर सकते हो आप कि अगर कोई वेक्टर ऐसे गिवन हो एरो का लेंथ, ये जस्ट कंपेयर करने के लिए होता है। इससे आप लोग मान लो कि मान लो आप कि कोई एक वेक्टर है, ठीक है, और उसका एरो ऐसे आपको गिवन है यहां पे, तो यहां से आप मैग्नीट्यूड कभी नहीं बता सकते हो। बट हाँ, बी एक और वेक्टर है, बट उसका मैग्नीट्यूड कुछ इस टाइप से है, तो आप कंपेयर कर सकते हो दोनों का मैग्नीट्यूड का। तो ये हमेशा याद रखना, एरो का लेंथ जो होता है वो आपके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट उससे आप लोग मैग्नीट्यूड डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। उससे क्या कर सकते हो, बहुत सारे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये वेक्टर कुछ भी हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो वेक्टर होगा, ठीक है। तो यहां से ये बता सकते हैं हम, बट यहां पे ये नहीं बता सकते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ए का मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते ऐसे अभी, जब तक कि आपको इसका लेंथ ना गिवन हो, और साथ साथ इस जो लेंथ है उसको किस तरीके से उसको रेड्यूस किया गया है, ठीक है, वो सारा चीज आपको गिवन हो, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐसे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते जब तक कि इसमें बहुत सारा चीजें और गिवन नहीं हो। बट हाँ, इससे क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो बहुत सारे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का। देखो समझ में आ गया, जितना बड़ा एरो का लेंथ उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड, सीधा सा फंडा, इतना याद करके रखना। और एक और एग्जांपल इस पे करवा देते हैं, एक बार करके देख लो। मान लो बहुत सारा वेक्टर गिवन है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, और ये ई वेक्टर है। अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मैग्नीट्यूड के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ, तो यहां देख करके बता सकते हो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका लग रहा है, सबसे ज्यादा लेंथ इसका है, तो सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे बड़ा से लिखना है, तो मैग्नीट्यूड ऐसे लिखो। अब देखो यहां पे ए और डी दोनों का मैग्नीट्यूड अप्रॉक्सीमेट क्या है, बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। तो इसको कैसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर इक्वल, तो दोनों बराबर हो जाएगा, बट वो किससे छोटा है, सी से छोटा है। दोनों बराबर है बट सी से छोटा है। एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ बी, उससे छोटा, सबसे छोटा मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ठीक है। ये चीज आपको बहुत बार क्वेश्चन में दिया होगा, ऐसे गिवन एरो का लेंथ ऐसे ऐसे ऑर्डर में, उसमें से पूछेगा, इस तरह सजाओ। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड को पता है कि डायरेक्ट रिलेटर से भी लिख सकते हैं, सी से, ऐसे सी ए एंड डी बराबर है, तो फिर आ जाएगा बी इसके बाद, क्योंकि हम लोग किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट उसके लेटर से भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। नहीं तो उस वेक्टर को ब्रैकेट में बंद कर दो, वो भी मैग्नीट्यूड, दोनों तरीका है लिखने का, इसलिए दोनों तरीके से लिख के बता दिए हैं। दोनों सही है, दोनों एक ही चीज़ है, बट अलग अलग तरीका है लिखने का, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये भी पता चल गया होगा कि कोई भी वेक्टर होता है उसके एरो में दो पॉइंट्स होते हैं, एक क्या होता है टेल और एक हेड। ठीक है, अब बात करने वाले हम लोग कि देखो यहां तक तो समझ में आ गया। सबसे पहली बात, एक यूनिट वेक्टर होता है, आगे इसमें डिटेल्स में चर्चा करेंगे, बट ये समझ जाओ यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर बस समझो, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है,
ठीक है। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर, इसको डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बस आपको अभी जान लेना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये 1 होता है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, और यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं हम लोग टू शो द डायरेक्शन, टू शो द डायरेक्शन, टू शो द डायरेक्शन, डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ये सब चीज़ थोड़ा ये अपने माइंड में रखो, इस पे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ये एक अलग ही ये छोटा सा एक पॉइंट्स है जिस पे डिस्कशन होगा, और इस पे आपका क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, बट ये छोटा सा 2-3 पॉइंट इससे रिलेटेड आपको याद करना है, रखना है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, और इसको यूज क्यों करते हैं हम लोग, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के लिए, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। मतलब मान लो ए इज एन वेक्टर, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, अगर किसी का यूनिट वेक्टर है तो उसको कैप से, इसको बोलते हैं कैप, ऐसे। अगर मान लो ए इज एन वेक्टर, ठीक है, और कैसे निकालते हैं आपको नहीं समझना है अभी, बाद में। ए इज एनी वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, इट विल बी ए के ऊपर कैप आ जाएगा। ये क्या बताएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए का यूनिट वेक्टर ये होगा, ठीक है। ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो वेक्टर ए को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। मतलब ये ओनली किसके लिए यूज होता है, डायरेक्शन के लिए। मान लो इसको इस तरह से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये एक ए यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो मान लो इसको मैग्नीट्यूड ऐसे रख कर दें, और उसके साथ ये क्या है मैग्नीट्यूड, और इसके साथ एरो लगा दें ऐसे, एक यूनिट वेक्टर लगा दें, तो यही रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि देखो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन को बता दिया, ये कंप्लीट क्या हो गया, ए वेक्टर। समझ में आया? देखो फिर से एक बार समझो कि देखो ए इज ए यूनिट वेक्टर, इसका भाई मैग्नीट्यूड तो 1 है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो किसी भी वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। देखो वेक्टर ए है, तो वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को लिखें, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ए, और इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके यूनिट वेक्टर, किसके यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए का, वो लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब 1 होता है तो इसको इसलिए लगाए हैं ताकि इस ए वेक्टर का डायरेक्शन को बताए, और ये दोनों कंबाइंड सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर क्या निकाल लेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर क्या निकाल लेंगे, ये हो जाएगा, किसी भी यूनिट वेक्टर क्या है, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें तो यो यूनिट वेक्टर आ जाता है, ठीक है, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और यहाँ से अगर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अगर मैग्नीट्यूड को इससे डिवाइड कर देंगे तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। और यूनिट वेक्टर को ओनली यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, टू शो द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, टू शो द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, जिसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकल सकता है, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग, अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि ये पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले बात करो, देखो ये जो हमारा एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अगर नहीं पता हो तो ये माइंड में रखना, इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक्स वाई एंड जेड तीनों एक्सिस का एक एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ठीक है। तीनों जो हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों का क्या है, अपना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ठीक है। डायरेक्शन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके लिए क्या है कि हर डायरेक्शन के लिए, एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए, तीनों के लिए क्या है, यूनिट वेक्टर डिफाइन है।
ठीक है, तीनों के लिए अलग अलग यूनिट वेक्टर है। तो देखो जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं ऐसे आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये डिफाइन है, आपको इतना माइंड में रखना होगा। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जो जे कैप होता है इसको जे कैप बोलते हैं, जे वेक्टर जे के ऊपर कैप, तो इसको जे कैप बोलते हैं। ये होता है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। और इसी तरह एक होता है के कैप, ये होता है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। ये चीज आपको पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई जो है, आई इज अ यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये किधर बताएगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। जे है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, और ये डायरेक्शन किधर बताएगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। के है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, और ये किधर बताएगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक चीज देखना, इतना समझ में आ गया आप लोग को। तो देखो अब इसको कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो तीनों का मैग्नीट्यूड कितना था, तीनों यूनिट वेक्टर है ना, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, 1 यूनिट, ये 1 होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो हम लोग क्या बात किए थे कि जो आई कैप जो होता है ये यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है। तो इसको ऐसे मान लेते हैं, ये यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ये 1 है, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसी टाइप से ये यूनिट वेक्टर जे है जिसका मैग्नीट्यूड ऐसे है, 1 है, और ये इस टाइप से जे वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। के इज अ यूनिट वेक्टर जिसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये चीज इतना दिख गया आपको तीनों, क्योंकि अभी हम लोग डिफाइन किए बताए हैं कि आई जो है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, के इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग के कैप, के नॉट के कैप इज अलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है। अब यहां से देख के बताओ कि तीनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तीनों आई जे के जो कोऑर्डिनेट है हमारा क्या है, कुछ इस टाइप से है ना, एंड जेड एक्सिस ये है ना। अब देखो ज़्यादा फीलिंग आएगा, देखो आई एक्स वाई जेड तीनों क्या है एक दूसरे, इस पे जो इसके अलॉन्ग वेक्टर है, इसके अलॉन्ग वेक्टर है, इसके अलॉन्ग, तीनों क्या है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। मतलब आई जे के जो है तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। दैट्स वाई आई जे एंड के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा आई जे के को बोला जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, इसीलिए बोला जाता है आई जे के को बोला जाता है, इसीलिए ऑर्थो आई जे एंड के आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। क्यों कि तीनों जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, दैट्स वाई इसको बोला जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। बहुत सारा जो टर्म्स है, एक एक टर्म्स को हम डिस्कस किए हैं और पूरा लॉजिक के साथ, ठीक है। आई होप कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और आगे के क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से जीरो से लेकर एकदम हीरो लेवल से एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। किसी भी जो कंसेप्ट है, कोई भी कंसेप्ट आप लोग का नहीं छूटेगा, और इतना मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली वेक्टर में। एक एक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, और एक दूसरे के साथ
उसको रिलेट करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को सही लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ।